कि आज हमने करने के सर जी। तो जो लोग नए आ देते हैं ये बढ़ते हैं। हमने आप लोग को पिछले टर्न पे ये बताया था कि जब कोई क्रिमिनल केस या सिविल सूट चलता है तो कोर्ट में उसको बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने की ज़रूरत पड़ती है, सबूत लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सबूत लाने का प्रोसेस है वो कौन लाएगा, कैसे लाएगा? तो देखो आप लोग को बताया गया था कि तीन चीज़ें कोर्ट में चलती है। ध्यान से सुनो, तीन चीज़ें कोर्ट में चलती है। पहली चीज़ चलती है कोर्ट के भीतर, जिसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ इसको हिंदी में कहते हैं सबूत का। दूसरी चीज़ कोर्ट में चलती है ओनस। ओनस इसको कहते हैं साबित करने का। तीसरी चीज़ कोर्ट में चलती है प्रिजम्पशन, तो कहते हैं क्या कि उपधारणा है। तीन चीज़ें कोर्ट में चलती हैं। पहला चलेगा सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। दूसरा चलेगा ओनस, साबित करने का भार। और तीसरा जो है कोर्ट में चलता है उपधारणाएं, तो कहते हैं तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तीनों में कोई ध्यान रखिएगा तालमेल नहीं। तीनों की ज़रूरत कब पड़ती है वो एक एक ध्यान से सुन। देखो मैक्सिमम केसेस में, अधिकांश केसेस में आप ये मान के लगभग 9 केसेस में ज़रूरत पड़ती है सबूत की। क्योंकि जो न्यायालय होता है, जो कोर्ट होती है, चाहे वो मजिस्ट्रेटों की कोर्ट हो या फिर वो सेशन की कोर्ट हो, वो क्रिमिनल केसेस में कभी भी घटना स्थल न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं आपराधिक मामलों में कभी भी वो घटना। रही बात सिविल केसेस में, तो सिविल में भी कोई भी न्यायाधीश कभी नहीं जाते, बल्कि ज़रूरत पड़ती है कमीशन जारी कर दिया जाता है, कमीशन एडवोकेट। क्वेश्चन ये उठता है कि जब सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, जजेस घटना स्थल पर नहीं जाते या विवादित स्थिति नहीं जानते, किस आधार पर वो अपना जो आधार होता है उस आधार को बोलते हैं सबूत का। जजेस पक्षकार से कहते हैं आप कोर्ट जो होता है सबूतों, जो न्यायालय होता है वो सबूतों, ठीक है। तो 90% के आसपास केसेस में क्या होता है, कोर्ट जो है सबूत पर, तो सबूत का भार होता है। वो सिविल मामला चलता है तो सिविल मामले में सबूत का भार जो होता है वादी एल्टी पर होता है। जब क्रिमिनल मामला चलता है तो क्रिमिनल मामले में सबूत का भार जो होता है वो अभियोजन पर, पीड़ित व्यक्ति। अगर पीड़ित व्यक्ति एफआईआर दर्ज करता है तो उसको अभियोजन बोलते हैं। अगर पीड़ित व्यक्ति परिवाद दाखिल है तो कंप्लेन परिवादी उसके ऊपर होता है। लेकिन ये तो कांस्टेंट है। सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ पर, क्रिमिनल केसेस पर बर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन आपराधिक परिवाद, ये कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ स्टार्ट हुआ तो अपोजिट पार्टी है, सिविल केसेस में अपोजिट पार्टी का नाम होता है प्रतिवादी डिफेंडेंट। क्रिमिनल केसेस में अपोजिट पार्टी का नाम होता है एक्यूट। वो न्यायालय से डिमांड करता है मुझे अवसर दीजिए, मुझे कुछ चीज़ें कोर्ट को, मुझे कोर्ट को कुछ बताना है, बहुत ज़रूर बताना चाहता। ध्यान रखिएगा कोर्ट क्या करती है, बर्डन ऑफ प्रूफ सुस्पेंड कर देती है, रोक देती है। उसी बर्डन ऑफ प्रूफ में से वो प्रतिवादी को चार्ज देती है सिविल केस, अभियुक्त को चांस देती है क्रिमिनल की। तो चांस दिया जाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं ओनस। ओनस साबित करना, ठीक। अगर जिस पक्षकार ने ओनस की डिमांड किया, वादी ने, या अगर वो साबित कर दिए तो जो भी धारा का लाभ होगा वो लाभ उनको प्रदान। जैसे अभियुक्त व्यक्ति कहता है घटना वाले दिन मैं पागल, इस समय तो मैं ठीक हूँ लेकिन घटना
अगर कोई व्यक्ति घटना दिन पागल था, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल बनती है, अधिक नहीं बनता। नहीं नो बनता। सर। जब नहीं बनता तो किस बात का ट्रायल, बात का घटना वाले दिन पागल था तो उसको छोड़ो। लेकिन अगर वो साबित कर दिया, उसको उस केस से, लेकिन अगर नहीं साबित कर पाया तो आप लोग गलती करते हो, नहीं साबित करने टिक लगा देते हो, इसमें तो दंडित कर, कतई नहीं दंड। अगर वो साबित करने में असफल हो गया, फेल्योर हो गया, इसका मतलब ये होता है जो सबूत का भार अभियोजन पर था, से कहा जाएगा अब आप जो सस्पेंड कर दिया गया था आपके मैटर में, ये प्रोसीड कर। अब अभियोजन अपने में साबित कर। अगर अभियोजन अपने ट्रायल के दौरान ट्रायल चलाते चलाते साबित कर, तब अभियुक्त को ही साबित करेगा, अभियुक्त को दंडित, इसी को बोलते ओनस। तीसरा वर्ड आता है प्रिजम्पशन, उदाहरण। जैसे हम लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, ट्रेन में चल, फ्लाइट में चल, कहीं भी जाते हैं, तो हम एक दूसरे को देखते हैं, जो भी व्यक्तियों, सामने वाले व्यक्ति को देखकर हम कोई उपधारणा बना, सामने वाला व्यक्ति है तो देखकर हम उपधारणा बना लेते, यस सर। जी नहीं बना। जी जी बना लो। हम लोग ये उपधारणा बना लेते, बहुत ही सच लग रहा है, बहुत पढ़ा लिखा है। कुछ लोग कहते हैं लगता है ये ऑफिसर ग्रेड में आता। कुछ व्यक्तियों को देखकर हम लोग कहते हैं अरे ये लग रहा है। कुछ लोग जो है तो है कि सामान्य व्यक्ति है, ऐसे हम लोग को। अब न्यायालय के मैटर पे क्या चलता है, देखो, जो उपधारणा होती है ये मैक्सिमम उन जिसके ऊपर सबूत का भार होता है, वो सबूत लाने में, सबूत नहीं ला, सबूत लाना ठीक। जैसे क्रिमिनल केसेस में हमने बताया कि होता है परिवादी, अभियोजन। पीड़ित, पीड़ित। अगर कोई रेप का मैटर है, क्रुएल्टी का मैटर है, डाउरी डेथ का मैटर है, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट का मैटर है, कोई मैटर अगर इसी से रिलेटेड है, तो वो जो पीड़िता महिला है साबित कर सकती बिल्कुल नो नहीं। सर। है। जो रेप का मैटर होता है खास में, जो पीड़िता महिला होती है, वो ये साबित करने में समर्थ पाई जाती है, अमुक पुरुष मेरे साथ रेप, क्यों, साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करे, साक्षी के। तब ये ध्यान रखिएगा कि उनके बाद जो मदुरा का केस हुआ था, ये सुपर पार्लियामेंट ने क्रिमिनल, जो रेप का केस है, जो उपधारणा होती है, का मान्य ये होता है कि न्यायालय ये मान लेगा जिस भी पुरुष का नाम बोल रही है, बात महिला को करना क्या है, कल पुलिस और मेडिकल एग्जाम, और ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी अमुक पुरुष ने उसके साथ। अब वो अमुक पुरुष जो अभियुक्त बनाया गया है उसको साबित करना कि मैं नहीं। अगर अभियुक्त व्यक्ति ये साबित करने में असफल पाया जाता, ही साबित कि मैंने बलात्कार, क्या होगा इसका दुष्परिणाम, कारावास कर दिया जाए। उसे दोषित है। उपधारणा जो है ध्यान रखिएगा, एक डिफेंस के रूप में, बचाव के रूप में किया गया है, जहाँ पर पीड़ित साक्ष्य लाने में, जैसे पति पत्नी साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है, और वैवाहिक काल बना हुआ है, यहाँ कोई बच्चा पैदा, वैवाहिक काल, पुरुष कहता है ये मेरा बच्चा नहीं, पुरुष कहता है ये मेरा,
वो स्त्री किसको, उसका उस बच्चे का पिता पिता तो इनकार कर रहा है, किसका उसको पिता। इसके लिए उपधारणा के बारे में तगड़ी उपधारणा क्या तगड़ी उपधारणा बना दी गई? स्त्री को जो बच्चे की माँ है, ये केवल ये बताना पड़े कि हम लोगों का विवाह टूटा नहीं है, यानी पति से मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है, या पति जो है तो नहीं हुए जीवित है, यानी मैं तलाकशुदा हूँ न विधवा। और एक चीज और मेरा विवाह में और मैंने कोई मैरिज वगैरह, अगर बच्चा पैदा होगा तो assume कर लिया जाएगा कि वो है के साथ उसका विवाह कंक्लूसिव निश्चायक सबूत। अब वो पुरुष ये नहीं कह सकता ये मेरा, यहाँ तक भी अभी आगे पढ़ोगे कि अगर विवाह टूट भी गया है, विवाह टूटने के 280 दिन के भी यदि वो जो महिला है तलाकशुदा हो गई, विधवा हो गई, हो गई, और 280 दिन के भी बच्चा पैदा होता है, तो ये माना जाएगा कि वही है जो पूर्व में तो बोलते हैं क्या, सबसे तगड़ी उपदा इस कंक्लूजन ये लॉ की होती है, अखंडनीय होती है और सबसे तगड़ी उपदा। इसके अलावा वो स्त्री क्या साबित करती और तो कुछ नहीं। तो उपधारणा होती है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर इसलिए दी जाती है ताकि वो स्त्री है वो अपना बचाव ला सके, अन्यथा क्या होगा कि चूंकि सबूत का भार उसके ऊपर होता है, वो तो साबित कर नहीं पाएगी और जो विपक्षी पक्षकार यानी पुरुष वर्ग है, और 1983 के पहले खूब पुरुषों ठीक बलात्कार के केस होते थे और बर्डन ऑफ प्रूफ पर महिला पर होती थी, महिला ही साबित कर पाती थी। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय क्या करती थी, अभियुक्त बनाए व्यक्ति को बाइज्जत, उसी को रोकने के लिए। ठीक है अब देखो हम लोग सबूत के भार पर आते, देखो सबूत के भार पर दो, सबूत के भार की परिभाषा किस धारा, सबूत का भार किस पर हो, दो शब्द है, दोनों के अलग अलग मीनिंग, दोनों के लिए अलग। जब कभी एमसीक्यू फॉर्म में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सबूत के भार की परिभाषा किस धारा, तब आप बताएंगे धारा 20 जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबूत का भार किस पर होता है, तब आपको आंसर बताओगे धारा 105। आपको ये सावधानी आपको बरतनी है, गलत सलत मत लगाइए। तो एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे पूछ लिया कि सबूत का भार किस पर होता है, ए में डाल दिया 104, बी में 5, सी में डाल दिया 104 100 दोनों, डी में डाल दिया। तो आप लोग गलती क्या करते हो, दोनों अलग अलग है। 104 क्या है परिभाषा, 105 क्या है सबूत का भार। जब दोनों को हम लोग अभी पढ़ लेंगे तब देखो एक कंक्लूजन। सबसे पहले 104 क्या कहती है, वो कहते हैं सबूत के भार की परिभाषा। ये कहा जाता है जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यात बोल रहा है, कहता है साबित करने का भार उसी। न्यायालय ये कहता है और कह रहा है फेवर में, उसके फेवर ठीक के पक्ष पे। अब आप ये जरा हमें सोचो, बताओ सिविल केसेस में कौन शुरुआत में वादी सर। वादी। वादी अपने वाद पत्र उपचार,
उपचार में वो क्या मांग कर कि प्रतिवादी से आज ब्याज दिलाया जाए, अधिवक्ता का सुख और लास्ट मान्य न्याय और उपचार। ये तो आप जी सर। ये वादी मांग। सबूत का भार किस पर होगा? वादी पर। वादी पर। वादी पर। क्रिमिनल केस है, एफआईआर अभियोजन पर। एफआईआर किसने दर्ज कराई? एफआईआर किसने दर्ज कराई? पीड़िता। कंप्लेंट किसने दाखिल किया? पीड़ित। कंप्लेंट में क्या लिखते हो परिवाद में? अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की एफआईआर क्या लिखते हो? अभिनय निवेदन है ये हो, अभियुक्त बन विरुद्ध विधि करके। ये कौन कह रहा परिवादी सर। है? क्रिमिनल केस से पीड़ित विक्टिम। सबूत का भार के वही चाह रहा है ना न्याय कैसे कि विपक्षी को यानी अभियुक्त को दंड दे। यस सर। सबूत का भार किस पर है? पीड़ित पर। पीड़ित पर। पीड़ित इन्फॉर्मेंट पर। ये कह रहा है धारा 104 कहता है जो पक्षकार न्याय है कि जो वो कह रहा है, बोल रहा है, कोर्ट उसको पास कर ले और उसके पक्ष में दे दे सबूत का। ये बात तो उतार दे। तो पहले आईपीसी 100 पर आइए धारा 100 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा 105 कहती है सबूत का भार किस पर है। का टाइटल है सबूत का भार किस पर है, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ एज पर्टिकुलर बर्डन ऑफ। देखो ये क्या कहा गया है, किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों ओर से किसी भी ओर। सबूत का भार उस क्या नाम है उस व्यक्ति पर होगा कि दोनों में से किसी भी ओर से कोई। देखो क्या दोनों ओर से मतलब वादी अभियोजन और अब ये कहा गया कि अगर दोनों में से किसी की ओर से कोई साथ न दिया जाए तो जो असफल होगा उसी के ऊपर सबूत का प्लेंटिफ ने वादी ने डिफेंडेंट ने न्यायालय ने दो दस्तावेज को सामने रखकर वादी के लिखित कथन निर्धारित तिथि पर न तो वादी आया न निर्धारित तिथि पर प्लेंटिफ आया न तो डिसमिस। अगर सिविल केस खारिज हो गया सफल कौन हुआ? वादी। वादी। कौन असफल हो रहा है? कौन असफल हो रहा है? वादी हो रहा है सर। वादी हो रहा है। वादी। वही तो वाद पत्र है। सबूत जी का सर। भार किस पर होगा? सबूत का भार किस पर होगा? वादी प्लेंटिव। वादी पर। वादी पर। क्रिमिनल केस ले लो, परिवाद दाखिल किया, अभियुक्त बनाया किसी को और आप नियत तारीख पर उपस्थित। न्यायालय ने क्या किया, अभियुक्त व्यक्ति अर्ज कर दिया या परिवाद को। कौन मुकदमा है? कंप्लेनेंट। अभियोजन। अभियोजन। किसके ऊपर सबूत का भार है?
अभियोजन पर सर। कंप्लेनेंट पे। तो ये ध्यान रखना कि धारा 101 सॉरी धारा 104 कहती है कि सबूत का भार उस पर होगा जो न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय मेरे जो मैं कह रहा हूँ उस पर न्याय और मेरे पक्ष सिविल केस में और क्रिमिनल केस में परिवाद। तो 5 क्या कहती है, अगर दोनों ओर से कोई भी साक्ष्य न लाया जाए तो पक्षकार असफल होगा के ऊपर सबूत का। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर दोनों सिविल केस में अगर दोनों क्या करती है, केस खारिज कर। अगर सिविल केस खारिज हुआ ना वादी, परिवाद क्रिमिनल केस है, परिवादी अनुपस्थित रहा कर दिया परिवादी परिवाद। सरकार। FIR लॉन्च हुई, आईओ ने फाइनल रिपोर्ट लगने तब है। मतलब ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं कि अभियुक्त पर आगे मुकदमा चलाया जा सके। अभियुक्त बनाए और कोर्ट ने अगर FIR को एक्सेप्ट कर लिया तब तो चार्जशीट लगा देंगे। FIR को एक्सेप्ट कर लिया ये केस तो खत्म। केस खारिज हो जाएगा खत्म बस। हो गया ना। कौन इन्फॉर्मेंट सूचक इंफॉर्मेंट सर। पीड़ित यही चीज सबको समझ में आया। जी सर। पर यस सर। ऑन करिए, कैमरा बंद करके क्लास। कुमार मिश्रा, बोलिए आपको समझ में आया? यस सर। गुलाम यस सर। यस सर। समझ में आया? जरा बता। समझ में आ रही है सर। आ रही नहीं, समझा। सर धारा 104 ये कहती है कि कि सॉरी सर। तो व्यक्ति न्याय कर ले, दे दे जो व्यक्ति है अपनी आ रहा हूँ कर ले, पास कर ले और मेरे पक्ष में धारा 104 ये कहती है कि धारा 104 ये कहती है कि ये चाहता है जो न्यायालय से उपचार चाहता हूँ, न्यायालय मेरे समक्ष में फैसला दे दे। फैसला नहीं जी बोलना है, निर्णय दे दे। हाँ। अरविंद आप बताइए, सब बताएगी। सर इसमें ये कहा गया है धारा 104 सबसे पहले तो सबूत के बाहर परिभाषा है। दूसरी चीज इसमें ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष में अपना बात प्रस्तुत करता है और उसमें से न्यायालय से ये चाहता है कि आप मेरे बातों को सत्य मान करके जो मैंने आरोप लगाया हूँ उस पर आरोप नहीं, मेरे मैंने जो उपचार मांगा, हाँ मैंने जो उपचार मांगा हाँ। उस पर उसमें समर्थन में निर्णय थे। चलिए ठीक। आरपी सिंह, धारा 105 क्या कहती है? सर धारा 104 कहती है जो व्यक्ति न्यायालय से ये चाहता है कि अरे 5 दिए। धारा 104 जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय से जो उपचार मांग रहे हैं उसे स्वीकार कर ले और हमारे पक्ष में निर्णय दे दे।
जी सर। बिल्कुल। देखिए बताइए। धारा 105 किसी भार या कार्रवाई उस व्यक्ति पर होता है किसी किसी सबूत की भार कार्रवाई उस व्यक्ति पर होता है जो दोनों चलिए स्मृति कुमारी, तो 5 बताइए क्या बोला गया? सर 105 में सबूत का भार किस पर है? ये क्या बताया? जैसे पीड़ित व्यक्ति क्रिमिनल केस में सर, जैसे पीड़ित व्यक्ति अपना केस दर्ज करता है तो उस पे ये सब भार रहता है कि वो अपना जो उसके साथ घटना घटी है उसको वो साबित कर सके और उसको न्यायालय उसके पक्ष में क्या बोलते हैं उसको न्याय दे। तो सबूत का भार सर इसमें पीड़ित व्यक्ति पर रहता है धारा 105 में। ओजस धारा 105 बताइए। सर सिविल केस में इसमें वादी में सबूत का भार रहता है और क्रिमिनल केस में अभियोजन के ऊपर सबूत का भार रहता है। अब कंक्लूज। सर इसका आइडिया केंद्र 100 यस सर। सर सेक्शन 105 ये बताता है सर कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर होगा, मतलब कौन उसको प्रूव करेगा, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल केसेस में होते हैं सर। रोशन कुमार। जी, धारा 105 का सबूत का भार किस पर है यह बताती है। इसमें वादी सिविल केसेस में वादी और परिवादी जो है अगर अपने को प्रूफ करने के लिए अगर नहीं हो पा रहे हैं साबित, माने अगर अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए अगर नहीं साबित कर पा रहे हैं तो दोनों के केस को जो है डिसमिस कर दिया। तो 5 टाइप कर लगा। नेहा कुमारी 105। सर 105 धारा 105 ये कहती है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय में असफल हो जाता है। हाँ सर, मतलब जिस पे आरोप लग सिद्ध हो जाता है उस पे फिर सबूत का भार आता है। शब्दों में क्यों धारा किसी वाद या कार्यवाही में उस पक्ष में यदि दोनों ओर से दिया जाए जो पक्षकार असफल हो जाए उसी पर सबूत का ये बात कही। इसको क्या किया गया है, निगेटिव इस परिभाषा को रूप बताया। ठीक है, किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों ओर से अगर दोनों ओर से साक्ष्य नहीं देते हो खत्म हो जाता है। प्रतिवादी को कोई दिक्कत है सिविल केस? कोई दिक्कत नहीं। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। वो तो बड़ा खुश होगा, कोई इसका मामला खारिज बहुत खुशी की। क्रिमिनल केस में अभियुक्त व्यक्ति उन्मोचित हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो उसको कोई दिक्कत है? दिक्कत तो उसको कोई है दिक्कत जिसने मुकदमे नहीं। की शुरुआत की। बात से याद रखना, जब धारा 104 105 को मिक्स कर तो धारा 104 105 को मिक्स करते हैं तो एक जनरल रूल्स सामान्य सिद्धांत क्या है? सिविल मामलों में सबूत का भार
सिविल मामलों में सबूत का भार वादी पर और आपराधिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन या परिवादी। ये बन गया जनरल रूल। अब इसी जो जनरल रूल सामान्य सिद्धांत है तो हमने आपको अभी बताया, इसी के अपवाद हम लोग को मिलते हैं 100, इसी के अपवाद मिलते और इसी अपवाद को हम लोग, तो ये सबूत का भार है, ये जो अभी हमने आपको जनरल रूल्स बताया, अपवाद मिलते हैं 106, 107, 100। ठीक, और जो अपवाद है सबूत के भार का अपवाद क्या होगा? बोनस साबित, इसको बोलते हैं साबित कर। बर्डन ऑफ प्रूफ का अगर बोला जाए कि विलोम क्या है, ठीक है, एंटोमिन्स क्या है, आप बोलोगे क्या? साबित कर, साबित करने के भार को क्या बोलते हैं? देखो ओनस कैसे इसकी शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए ए नामक पर्सन पर ये आरोप लगता है कि उसने बी का मर्डर किया और जो ये मर्डर किया है वो इसने इस मर्डर को लखनऊ, ए नामक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है कि है और जो आपने क्या किया है वो लखनऊ में किया है और जो आपने ये कृत्य किया है वो 1 दिसंबर 2000 को दोपहर 11 ये आरोप लगता है। ठीक, अब ये सबूत का भार किस पर है? ए पर कि जो ये केस है ए पर है, ए पर। ए क्या है? अभियुक्त है कि पीड़ित? पीड़ित है। पीड़ित पर सबूत का भार होता है? पी पे सर। डालिए गर्म पानी डालिए सर पे, उबलता हुआ चल जाए जितने। अभियुक्त पर सबूत का भार होगा? नो, सबूत का भार होगा किस पर? विक्टिम पर। ये मतलब जो बी मरा है, यानी कि जो उसकी ओर से केस कंडक्ट कर रहा है, पुलिस कर रही है, राज्य कर रही है वो। लेकिन ये कहता है 1 दिसंबर को, ध्यान सुनो गुलाम और अरविंद कुमार, जो लोग नए, ध्यान सुनो, ये कहता है 1 दिसंबर 2024 को दिन 12 बजे लद्दाख है जो है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित, तो जो ये बोल रहा है क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है कोर्ट? बोनस मांग रहा है, प्ली या फेलीबाई की डिमांड। जो प्ली या फेलीबाई होती है ये सबूत का भार होती है कि साबित करने का भार? साबित करने का भार। साबित करने का भार सर। अब देखो ध्यान से सुनो, अब कोर्ट क्या करेगी? जो पीड़ित की ओर से मुकदमा लड़ रहा है, स्टेट लड़ रहा है, जो भी लड़ रहा है, उससे कहेगी रुक जा। ये कह रहे हैं कि ये लखनऊ कैसी FIR, कैसा मामला, रुकिए। ये कह रहे हैं कि मैं लद्दाख, तो जो ये नामक पर्सन कह रहा है कि मैं 12 बजे कोर्ट क्या कहेगी? साबित कर। अगर इन साबित कर दिया, लद्दाख में किसी होटल में रुक, लद्दाख में किसी सरकारी कार्यालय में, लद्दाख में किसी, यानी कोई भी वो अपना प्रूफ क्या होगा? उन्मोचित कर दिया जाएगा। उस अभियुक्त उन्मोचित करेगा। साबित कर पाए तो लिए उन्होंने बोला बस हम ऐसे घूमने टहलने गए, का कोई साबित कर तो बस हो गया। अब जो पीड़ित है यानी स्टेट है, आज उससे केस को, ये पहला एक जो है ओनस का एग्जाम्पल मिलता, समझ में आ गया सबको? ये पहला ओनस का एग्जाम्पल मिलता।
107 सेक्शन नंबर 100। देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि जो सबूत का भार होता है वो हिलता डुलता नहीं। जो साबित करने का भार होता है वो चलयमान, हिलता डुलता है, चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। गुलाम अनवर, यस सर। आज आप ही टारगेट पे हो और न हो। ऐसे आपके मुंह में 2 जबड़े ये है कि 3? 2 ही हैं सर। तो बोलते हैं खाते ऊपर वाला चलता है कि नीचे? चलता दोनों है सर। दोनों। आज 33 साल से है कि नहीं नीचे सही से। आप सुने? आप नहीं चल रहा है ना क्लास ज्वाइन करने के बाद, पहले तो आपका भी चलता जी सर। तभी क्लास भोग इतना वाली एक भी बहुत शासित। चलो जरा ऊपर वाला हिला के देखो गुलाब, जल्दी से। क्या हुआ? किस टाइप से लाऊं सर? हाँ? अरे छू के देख लो, आपके का दांत है, दूसरे का थोड़ी। जी तो छू रहा हूँ सर, वो तो हिल नहीं रहा सर नीचे वाला। हाथ से नहीं हिल रहा है कि पहले से नहीं? ये पहले से ही नहीं हिल रहा सर ये। अरे दोनों। आप अपनी नहीं मैं इसमें कॉपी में बड़ा और बर्ड, ठीक है ना? जी पकड़ पकड़ कर किसी को न चेक कराना। देख लो ऊपरी जबड़ा बराबर बर्ड। चलो, जब हम लोग बोलते हैं हंसते हैं तो नीचे वाला चलता है, ठीक है? नीचे वाला ही चलयमान है। तो लिखोगे आप जबड़ा और ओनस बराबर साबित। समझ में आ गया? जब यस सर। एग्जाम में आएगा सबूत का भार स्थिर होता है कि चलयमान, आपका आंसर का कांस्टेंट स्थिर। जब आएगा ओनस स्थिर होता है कि चलयमान होता है, तो आप चलयमान का जी मतलब ये होता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने कहा कि मैं बर्डन ऑफ प्रूफ चल कर कहा एक्यूज साबित कर दिया तो ठीक, नहीं साबित करेगा तो ये जो ओनस था फिर ओनस कहाँ चला जाएगा? बर्डन ऑफ अभियोजन के बर्डन। पास। जैसे आप रबड़ खींचते छोड़ोगे, इलास्टिक होती है, रबड़ होता है ना, आप ऐसे खींचते हो, अगर आपने छोड़ा तो कहाँ जाएगा? अपनी दूसरे जगह पे वापस उतर दूसरे जाएगा। पर पूर्व स्थिति स्थिर हो जाएगा पूर्व फिर। स्थिति में आ जाएगा। चोट लगेगी कुछ हाथ में? जी चोट यस लगेगी सर, सर। सर चोट लगेगी सर। थोड़ा सा कि ज्यादा? वो ज्यादा सर। खींचने के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा। जरा खींच के देखना। तो वही चीज है, ऐसे बर्डन ऑफ प्रूफ में से खींचा जाता है, खींच के फिर वही छोड़। ठीक, तो ये बात हो गई, मैं बताया आपको, इसको कॉपी में लिखे रहना। अब आता है कोई व्यक्ति, ध्यान रखो, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कथन को साबित करना चाहता है, तो उनका कथन है साबित करना। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करना। ए नामक व्यक्ति कहता है यह बी का मृत्युकालिक कथन। ए नामक व्यक्ति कहता है यह बी का डाइंग डिक्लेरेशन। मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा? नहीं। सबसे पहले कोर्ट ये कहेगी कि जो आप ये प्रीवियस स्टेटमेंट बता रहे, पूर्ववर्ती कथन बता रहे हो, ठीक है, पहले तो आप ये साबित करो कि बी मर चुका। किसी का प्रीवियस स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कब होता है? जब वो व्यक्ति, कोई घायल व्यक्ति, जितना है उतना समझ लो, फिर आपका नंबर रेटेड समझ। यदि कोई घायल व्यक्ति घायलावस्था में अपने द्वारा कोई कथन करता है और घायलावस्था में मर जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कथन क्या होगा? मृत्युकालिक कथन। मृत्युकालिक डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन। जब इसको बोलो तो बीएसए के किस सेक्शन में है ये? बीएसए के किस सेक्शन? 26 26 26 26 से।
26 से। ऐसे सेक्शन याद हो गया, ऐसे नहीं याद होगा। तब ये कहा गया कि ए से कहा जाएगा पहले आप ये तो साबित करो कि बी मर गया है, तभी तो हम डाइंग डिक्लेरेशन बनाएंगे। तो ओनस किसके ऊपर आएगा? अभियुक्त पे सर। ए के ऊपर, ए के ऊपर ओनस। आप ये प्रूफ करिए, ये साबित करिए कि वो मर गया है, तभी वो माना जाएगा, और नहीं तो नहीं माना। ठीक, ये बात कही गई है धारा 107 में, धारा 107 में। अब जरा 108 में आइए। देखो जो धारा 107 तक है ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में लगता है। धारा 104, 105, 107 सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में लागू होता है। लेकिन जो धारा नंबर 108 है ये प्योरली लागू होता है क्रिमिनल के। अपने कॉपी में लिख लो कि जो धारा 108 है वो प्योरली लागू होता है क्रिमिनल केस। देखो, यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। अभियुक्त का मामला अपराधों के अंतर्गत, जैसे हमने आपको बताया, ए नामक पर्सन के ऊपर ये चार्ज लगता है। इसने जो है क्या किया है, बी को घोर उपहती ईबीएस हट पहुंचा, लाठी से मारा है, ठीक है, डंडों से मारा है, आरोप लग। जब ट्रायल स्टार्ट हुआ, ये कहता है कि मैं जिस दिन की ये घटना बताई जा रही उस दिन तो मुझे मेरे पड़ोसी ने ज़बरदस्ती शराब पिला रखी थी और मैं टॉक्सिकेटेड हो गया, मदोन्मत्त हो गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा था क्या सही क्या गलत, मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि मैंने। ठीक, ये बचाव लेना चाहिए। तो जो ओनस है, ओनस तो पीड़ित, सॉरी, सबूत का भार है वो तो पीड़ित पर है, तो लाठी से मार खाया है। लेकिन जो अभियुक्त बनाया गया है वो कहता है कि मैं घटना वाले दिन, जिस दिन की घटना बताई जा रही है, उस दिन तो मुझे किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ कर शराब पिला दी थी और मैं इतना ज़्यादा मदोन्मत्त हो गया था, टॉक्सिकेट हो गया था कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था क्या सही। ये जो बात कर रहा है इसको ओनस में माना जाएगा? यस सर। इसको ओनस माना। ठीक, तो देखो जो जनरल एक्सेप्शन हम लोग पढ़ते हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति जड़ मूर्ख इडियट है तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो लूनेटिक है, तो हम लोग कहते हैं पागल है, उसके ऊपर कोई। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति ड्रंकनेस पर्सन है, लेकिन ड्रंकनेस कैसा होना चाहिए, बिना इच्छा, दूसरे के द्वारा। अब अगर एक बोतल पी के और सबको मारे पीटे लाठी से, तब क्षम्य नहीं है सर। क्षम्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती। और फोर्थ नंबर पर है लंबी बीमारी से। तो 4 लोगों को अनसाउंड माइंड, इडियट पर्सन, लूनेटिक पर्सन, सिकनेस पर्सन, ड्रंकनेस। अगर कोई कहता है घटना वाले दिन मैं पागल था, घटना वाले दिन मैं तो बेसिकली जड़मूर्ख हूँ, घटना वाले दिन मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नशा करा दिया था, घटना वाले दिन तो मैं चलना फिरना उठना बैठना मेरा मुश्किल, मैं तो अर्धचेतना स्थिति में था, मैं तो कोमा की स्थिति। अगर वो इस चीज़ को साबित कर देता क्या होगा? कोर्ट उसको उस मामले से उन्मोचित कर दो। नहीं साबित कर पाया था, ट्रायल चलेगा। तब ट्रायल फिर चलेगा। पीड़ित व्यक्ति से कहा जाएगा कि अपना आप ट्रायल आगे बढ़ाइए, आप अपने ट्रायल को आगे बढ़ाइए और सबूत का भार जो है अब आप पर है। फिर एक सेक्शन और है 109। 109 कहती है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज। अगर कोई विशेष तथ्य, कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, उसका ज्ञान आप ही को है और किसी को नहीं है, उसका ज्ञान केवल और केवल आपको है, तो ये कहा जाता है कि सबूत का भार किस। जैसे आप ट्रेन से जर्नी कर, तो जब हम लोग ट्रेन से जर्नी करते हैं तो हमको मालूम रहता है कि हमने टिकट लिया है कि नहीं लिया है। यस सर। ट्रेन टिकट लेके यात्रा करते हैं
यस सर। यस सर। घर में लगता है टिकट? हम लोग सर जी कटाते सर, लगता हैं है टिकट सर। शुरू से। बड़े हो गए, एडवोकेट हो गए। चलो देखो, एक बार हम बताएं आपको 1995 पटना गए, बहुत पहले। तो गांधी मैदान है, वहाँ पे बस चलती, तो जो भी बस आती थी उसमें ऊपर लोग बहुत बैठे रहते थे। हम नहीं तो, बहुत भीड़, एक बस चली गई, 2 बस चली गई। जहाँ पर हम सड़क पे खड़े थे वहीं पे एक दुकानदार नहीं बैठ, बस आती है, बैठ पाएंगे? तो नीचे कुल खाली। क्यों? बोले ऊपर टिकट, सब लड़के महिला। जब तीसरी बस आई तो हम देखे, सच में अंदर 8-10 लोग, ताकि ऊपर पूरे। पता चला नीचे बैठोगे सीट टिकट लगे, ऊपर चढ़ जाओगे कोई टिकट। सबसे अच्छी बात थी, मैं हमको लगा कि जो है ये बिहार तो ठीक हो। अगर जो आपने टिकट खरीदा है उसका ज्ञान किसको है? टिकट आपने जनरल का, टिकट आपने का लिया है, टिकट आपने का लिया है, टिकट आपने सुपर फास्ट का लिया है, टिकट आपने रेल ट्रेन का लिया है या पैसेंजर ट्रेन का लिया है, कितने स्टेशन तक का, सब किसको ज्ञान? स्वयं को सर, स्वयं स्वयं को। को। अगर ए नामक व्यक्ति बिना टिकट जर्नी कर रहा है, इसे कौन प्रूफ करेगा कि टिकट लिया? करेगा कि आप प्रूफ करोगे? हम प्रूफ करेंगे। यात्री प्रूफ करेगा सर, जो यात्रा कर रहा है। ए नामक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है कि वो बिना टिकट यात्रा कर रहा है। ये कौन साबित करेगा? कि टीटी साबित करे कि आप बिना टिकट हो, कि आप साबित करो कि मैं टिकट लेके? सबूत का जो बात सर किसको चल रहा है मालूम? वो साबित करेगा मेरे पास। टिकट लिया वही साबित करे। इसका देखो टी- आंसर है 109। 109 कहता है अगर विशेष तथ्य जिसके ज्ञान में हो उसी पर साबित कर। विशेष तथ्य क्या है? अब टीटी को क्या मालूम कि आप टिकट लेके चलेंगे? अच्छा, कोई आप अकेले तो पैसे, एक ट्रेन में तो हजारों लोग, किसके किसके बारे में टिकट की प्रूफ करेगा? ठीक है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं टिकट के साथ, आप साबित करने में सफल रहे तो फाइन हो जाएगा सर। तब फाइन हो आपको जाएगा सर। रेलवे अधिनियम के अंतर्गत आपको आपको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि विशेष तथ्य के बारे में, आप तुरंत याद रखिएगा इस व्यक्ति को विशेष तथ्य का ज्ञान होना चाहिए। उससे, जैसे मान लीजिए आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देने, आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं है, ये कौन साबित करे? विजेटर की आप? एस्पिरेंट सर, जो सर। देने गया सर। कैंडिडेट बताएगा कि मैं एडमिट कार्ड लेकर आया हूँ, या इन्विजिलेटर प्रूफ करेगा कि आप बिना? सर कैंडिडेट बताएगा। कैंडिडेट। आप लोग देखते हो जब एंट्री करते हो तो वहीं पे एडमिट कार्ड मांग लिया जाता है, कार्ड दिखाइए। बहुत सी जगह क्या होता है, बिना रूम में नहीं जाने देते बिना एडमिट कार्ड। ठीक, आपने एडमिट, अच्छा, प्लस आप ही हो कि और कोई है? एडमिट कार्ड तो निकाले हो, उसमें आपकी फ़ोटो आप ही हो कि और कोई है? स्वयं है सर। ये कौन बताएगा? हम ही बताएंगे। अच्छा, यस और सर। कहीं एडमिट कार्ड किसी का और आप बैठे हो, एडमिट कार्ड तो आपने अपराध है। निकलवाया सर है। फर्जरी हो जाएगी। हाँ, वही भाई एम बी। ठीक, तो पता ये चलेगा आप उसके लिए आप दोषी। इसीलिए क्या, अपना ही एडमिट कार्ड, अपनी ही सीट और आप स्वयं, तभी आप वैध एग्जाम, अन्यथा आप दंडनीय अपराध। तो ये विशेष तथ्य है। आप ही को मालूम होगा कि कौन सा एग्ज़ाम मैं देने जा रहा हूँ, आप ही को मालूम है कि ये मेरा रोल नंबर है, आप ही को मालूम है कि हमने ये फ़ोटो लगाई, आप ही को।
ये विशेष तथ्य आपको ही साबित। अब देखिए कुछ चीजें हैं प्रिजम्पशन। अगर कोई व्यक्ति पिछले 30 वर्ष के भीतर जीवित सुना, यदि कोई व्यक्ति वर्ष के भीतर जीवित, तो 2024 चल रहा है, अगर 1994 में आपने किसी को जीवित देखा था, जीवित मिले थे, तो 2024 तक ये माना जाएगा कि अब 2024 तक ये माना जाएगा कि वो अभी, ये क्या करेगा, न्यायालय उपधारा। लेकिन ये उपधारणा क्या होती है, बहुत ही कमजोर तथ्य की होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं उपधारणा कर सके, न्यायालय उपधारणा कर सके, लेकिन विपक्षी पक्षकार बड़े आसानी से, विपक्षी पक्षकार अगर ये कह देता है कि 2021 में जब कोविड आया था, कोरोना के दौर में ये मर गए, और उनका डेथ सर्टिफिकेट, तब ये माना जाएगा कि जीवित है कि मर मर गए गए। लेकिन अगर कोई आरोप नहीं लगाता, क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, अभी भी जिंदा, अभी भी जिंदा है। यदि कोई व्यक्ति पिछले 30 वर्ष जीवित देखा गया था, जीवित सुना गया था, के बारे में जीवित होने का अनुमान किया गया था, तो ये न्यायालय यह उपचारित करेगा, कर सकेगा कि वो व्यक्ति, देखो आपके एग्जाम में आता, सबसे पहले आएगा ये, आप टिक लगाओगे मे प्रिज्यूम। देखो 3 होती है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूजन। मे प्रिज्यूम को बोलते उपधारणा कर सकेगा, शैल प्रिज्यूम को बोलते उपधारणा करेगा, कंक्लूसिव प्रूफ को बोलते सबसे कमजोर होती है प्रिज्यूम। इस वर्ष वाला जो मैटर है वो किससे रिलेटेड है, इसी के साथ एक दूसरी सेक्शन है तो 11, इसको भी कंप्लीट कर। यदि कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्ष, कौन सा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो आपसे परिचित हो, आपसे तब वो कहीं ना कहीं से जुड़ा हो, संबंधी हो, इसको हम कह सकते हैं। अगर हमारा सगा संबंध है, आप रहते हो बिहार में, यूपी में, और तमिलनाडु का, केरल का कोई व्यक्ति है, उसकी जानकारी अगर आपसे कोई परिचित नो सर, नहीं है ना, तो ये कहा गया यदि कोई व्यक्ति अपने परिचितों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, अपने संबंधियों के द्वारा पिछले 7 वर्षों जीवित नहीं सुना, इसका शुरुआत कैसे होगी, जो भी आपका परिचित है, आपका रिलेटिव, आपका भाई बहन, आपका पिता, जो भी है, अगर वो लापता होते हैं 24 घंटे आपको दी, जहाँ जहाँ अगर वो आपसे गुस्सा कर नाराज होकर चले गए हैं कहीं संभावित जगह, ठीक, अब आप चुपचाप बैठोगे, तब आप कोई FIR वगैरह, अगर आपने जहाँ जहाँ उनकी संभावना थी लगाया, सबसे कोई नहीं कह रहा है कि आए थे, मिले थे, या मेरे ख्याल के कुछ, या उन्होंने आपको कोई, या आप फोन किए तो या तो रिसीव नहीं हो, साफ रहता, तब यह कहा गया कि आप उन, ठीक, कि मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे जो भी हैं, वो 24 घंटे लापता है, नहीं, क्या करेगी, FIR लॉस कर, अगर खोज लिया बहुत अच्छी, नहीं खोज पाया, नहीं खोज पाया, अब पुलिस ने कर दिया, कोई साक्ष्य नहीं, तो लॉजिंग ऑफ FIR से 7 साल बीच, अगर FIR आपने लॉस कर दिया और 7 साल आप कोर्ट से प्रेयर करो, ये प्रेयर करोगे, आज 7 साल पूरा हो रहा है
और मुझे धारा 111 का लाभ दिया भारतीय संविधान 2003। क्या लाभ दिया जाए कि जो अमुक व्यक्ति है जिनके खिलाफ कार्य किया था तो आप क्या करो, मृत्यु घोषित है। तो न्यायालय क्या करेगा, एफआईआर के बेसिस पर, पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के बेसिस पर इस मृत्यु को बोलते सिविल डेथ। कानून की निगाह में, क्योंकि जो सिविल डेथ होता है कानून की निगाह में मरते, ताकि जो और मृत्यु होती है सिविल डेथ होती है, कैजुअलिटी होती है, कोई आकस्मिक मृत्यु होती है, उसमें भी ये सिविल डेथ उस डेथ को कहते हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सिविल डेथ, अब आप उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और इसके बाद अगर वो पति हैं, खोए हैं, पत्नी फ्री हो गई है, रीमैरिज। अगर पत्नी खोई हुई है, पति फ्री हो, जो बंटवारा है प्रॉपर्टी का होना, यानी कि जितने भी उनके ऊपर दायित्व है सबका क्या कर दिया जाए, सबको फ्री कर, तो बोलते हम लोग सिविल डेथ। लेकिन अगर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के बाद, ठीक है, 7 वर्ष की उपधारणा बनने जा रही है और कोई कहता है कि के साथ मेरे घर आए थे, मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, ठीक, ये कहा जाएगा कि अगर आप साबित कर दिए, ठीक, तो ये मान लिया जाएगा अभी मरे नहीं है, जीवित, अभी मरे नहीं है, जीवित है, ठीक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये दावेदारी नहीं करता है कि मैंने उनको देखा है, जीवित था, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, बोलते। अब ये मे प्रिज्यूम है, सेल्फ प्रिज्यूम, ये मे प्रिज्यूम होती है, सेल्फ प्रिज्यूम होती है, ये जो होती है ये मे प्रिज्यूम होती है कि सेल्फ प्रिज्यूम होती है? मे प्रिज्यूम मैं होती है। प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम। किसका किसका कहना है सेल्फ प्रिज्यूम? मैं प्रिज्यूम मेरा सर। सेल वाले का। हर्षिता को हंसी आती है दिन भर। सर सेल्फ प्रिज्यूम ही होगा क्योंकि कोर्ट ने उपधारणा कर लिया है। हो जाओगे, कोई एफआईआर नहीं कर, बताइए सेल्फ प्रिज्यूम ये किसका किसका व्यक्ति कहना है? वापस भी तो आ सकता है ना सर, 8 साल 10 साल बाद कभी भी वापस आ सकता है, तो इसमें जिसका मैं जिसका प्रिज्यूम कहना है सेल्फ प्रिज्यूम वो बतावे। सर सेल्फ प्रिज्यूम ही है। से ध्यान, विधि की उपधारणा है, विधि उपधारणा कर रहा है कि आप कर रहे हो विधि उपधारणा। और सर ये तो 7 साल बाद आ जाए वापिस तो फिर सर मूवी में आता है, फिर शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो कुंभ के मेले में खोलते थे सर। कुंभ के सर 110 वाला भी तो सेल्फ प्रिज्यूम ही होगा। अब आरपी सिंह, अगर पति की डेथ हो गई है और पत्नी रीमैरिज कर ली, पुराना वाला भी आ गया, किसके साथ वो रहेगी पत्नी? तो सर जो जिसके साथ रीमैरिज करी उसी के साथ रहेगी सर। तो पहले वाला है। तो सर वहाँ वो तो जो है 7 वर्ष के बाद उसे जो है सिविल जो है कानूनी तौर पर उसे सर हाँ जाए वो दूसरी शादी कर लेगा। दूसरी शादी जिसके साथ करी उसी के साथ रहेगी। अरे एक किया था तो भाग गया घर छोड़ के 7 साल तक, जी वो गया था कि भाग गया 7 साल, जब पता चला कि रीमैरिज करे तब भागा आया, फिर उसको कह रहे हैं रीमैरिज। अब ये नहीं ध्यान नहीं सर। रखिएगा उसका। जी सर। आज से जिस दिन कोर्ट कर दिया उस दिन से वो न कोई पति न बेटा न किसी, कुछ नहीं, सारी लाइबिलिटी कहाँ रहेगा प्रभात? वो किस घर में रहेगा? दोनों अलग अलग रहेगा सर, दोनों अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहेगा तो उसका रह पैदा हो सकता है, रह हो सकता अपने माता पिता के यहाँ रहेगा।
माता पिता नहीं है तब पति से सर उसका संबंध खत्म हो जाएगा सर। रहे वो जो उसके पैतृक संबंधी मान नहीं लो सर। मान लो वो मर गया, नहीं मिलेगा सर। सिविल डेथ हो गया, सब भाइयों ने बांट आट लिया, 4 थे, उसको नहीं मिलेगा सर। एक को माइनस कर दिया जाएगा, 3 1 में से 2 3 ने बेच बाच दिया, यानी कि वो स्थिति बिल्कुल बदल गई। तब वो नहीं मिलेगा बताता है सर। कि मैं कहीं भागा आगा नहीं था, मुझे नक्सल, ठीक है, मैं विदेशी राष्ट्र के कब्जे में चला गया था, आज तो बड़े मुश्किल लाभ मिलेगा। नहीं जी मिलेगा सर। सर मिलना चाहिए लाभ फिर। मिलेगा लाभ सर, मिलेगा। सर साबित करना पड़ेगा। अच्छा मान लो उसने साबित कर दिया कि कब्जे में, इधर पत्नी दूसरी, फिर मिलेगा। पत्नी नहीं मिलेगी लेकिन प्रॉपर्टी तो मिलेगा ना। हाँ, प्रॉपर्टी तो मिलेगा। पत्नी कहाँ गई? पत्नी अपने किससे शादी हुई उसके पास गई। ये ध्यान रखें, पारिवारिक भी मैटर, पर्सनल, इसको बोलते हैं पर्सनल लॉ से प्रॉपर्टी गवर्न होती है। यस सर। प्रॉपर्टी किससे गवर्न होती है? प्रॉपर्टी होती है पैतृक वसीयत होती है, या फैमिली सेटलमेंट होता है, आजन होता है, बंधक होता है, पट्टा होता है, क्रय होता है, क्रय होता है, दान होता है, ये गवर्न होता है। ये ध्यान रखिएगा, बिल छोड़ के सब टीपीएफ से गवर्न। बिल होता है वो पर्सन, अगर उसकी प्रॉपर्टी बेच दी गई, सिविल डेथ का मतलब ये होता है कि कानून की जितनी भी धाराएं उसमें आप विरोधी कब्जे में, कोई भी कब्जे में से कोई ले, ये अलग बात है कि घर वाले आ जाएं या कोई पत्नी ने मैरिज नहीं है, वो अलग बात है। फीलिंग, भावना, भावना अलग चीज है। कानूनी का क्या मतलब? कानून की धाराएं बंद हैं, में आपको तो बोला जाता है ये ज्योतिष तगड़ी उपधार, कल इसी की